नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में नवजागरण की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवजागरण का अर्थ क्या है। तत्पश्चात नवजागरण यूरोप में कैसे आता है, उसके पश्चात भारतीय नवजागरण, तत्पश्चात हिंदी नवजागरण। तो आइए संक्षेप में इस विशाल विषय को समझने की कोशिश करते हैं। नवजागरण का अर्थ क्या है? नवजागरण की शुरुआत कब से होती है? अगर अंग्रेजी में देखें तो रेनेसां के अर्थ में नवजागरण शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ पुनर्जागरण है। रामविलास शर्मा इसे नवजागरण कहते हैं। जब हम इसे पुनर्जागरण करते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि इसका संबंध इतिहास के किसी विशेष काल से है या किसी विशेष घटना से है, पुनः जागने जैसा। आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत ही नवजागरण से होती है। रामविलास शर्मा विस्तार से इस विषय पर लेखन करते हैं और बताते हैं कि इटली के नवजागरण, भारत के नवजागरण और हिंदी नवजागरण के बीच क्या संपर्क है। आप चाहें तो संदर्भ ग्रंथ के रूप में रामविलास शर्मा को पढ़ सकते हैं। भारत में नवजागरण की शुरुआत बंगाल से होती है और इसने साहित्य पर बहुत व्यापक प्रभाव डाला। इसलिए भारत के 19वीं शताब्दी के साहित्य को समझना हो तो नवजागरण की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी होता है। नवजागरण ने धर्म के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा का प्रवर्तन किया। भौतिक जीवन पर आधारित विषय चुने गए और भाषागत भी परिवर्तन आता है। चलिए हम यूरोप में आए नवजागरण की बात सबसे पहले करते हैं। यूरोप में जो नवजागरण आता है उसकी शुरुआत इटली से होती है। इटली में सबसे पहले ये आंदोलन प्रारंभ होता है और तत्पश्चात लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी तक विभिन्न देशों में इस आंदोलन का प्रभाव देखा जाता है। यूरोप में नवजागरण या रेनेसां मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्च एवं धर्मशास्त्र के बंधन से मुक्त करने वाला आंदोलन था। इसने आधुनिक युग को मध्ययुग से अलग किया, अर्थात रेनेसां ही स्पष्ट करता है मध्ययुग और आधुनिक युग के वैचारिक अंतर को। रेनेसां ने स्वतंत्र चिंतन एवं व्यक्तित्व के विकास को महत्व दिया। उस काल में जहाँ चर्च और धर्म प्रभावी था, इस आंदोलन ने आकर पूरी तरह से मनुष्य को केंद्र में स्थापित कर दिया। प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर नई संस्कृति के निर्माण की बात हम नवजागरण में देखते हैं। परलोकवाद तथा धर्मवाद के स्थान पर मानववाद की स्थापना होती है। विज्ञान का प्रभाव और महत्व स्वीकार किया जाता है। तर्कसम्मत एवं स्वतंत्र चिंतन तथा नई सोच को साहित्य में, जीवन में, कला में स्थान मिलता है। तो यह वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसने पूरी मानव जाति की चिंतन प्रणाली को ही परिवर्तित कर दिया था। अगर हम साहित्य पर उसके प्रभाव को देखें तो हम पाते हैं कि धर्म के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा साहित्य के केंद्र में आ जाती है। भौतिक जीवन पर आधारित विविध विषय आते हैं और भाषागत परिवर्तन भी हम देखते हैं कि साहित्य में अब तक जो लैटिन और ग्रीक जैसी अभिजात्य भाषाओं का प्रभाव था, उसके स्थान पर स्थानीय भाषाएं, इटालियन या आम जनता की जो बोली थी, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, स्वीडिश, डच, अंग्रेजी आदि का प्रयोग साहित्य में होने लगता है। अब हम यूरोप के नवजागरण के कुछ प्रमुख हस्ताक्षर, उनके अग्रदूतों की बात करेंगे। इटली भाषा के कवि दांते नवजागरण के एक प्रमुख अग्रदूत माने जाते हैं। वे कवि, शिक्षाशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे और वे पहले रचनाकार थे जिन्होंने देशी भाषा में अपनी रचना की। उन्हें रेनेसां का संदेशवाहक भी कहा जाता है। दांते ने अपनी मातृभाषा तुस्कानी में अपनी प्रसिद्ध रचना द डिवाइन कॉमेडी की रचना की है। वे लैटिन में भी लिखा करते थे, किंतु उनकी
प्रसिद्ध रचना द डिवाइन कॉमेडी उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखी। उनकी रचनाओं का विषय जो होता था उसमें मानवता, प्रेम, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम ही मुख्य होता था। दांते के बाद जो दूसरा नाम आता है वह है पेट्रार्क का। ये भी इटली के रचनाकार थे। इन्हें मानवतावाद का पिता कहा जाता है और जो एक सोनेट्स, एक छंद है, उसके प्रमुख लेखक के तौर पे आते हैं। और वही विचारधारा जो नवजागरण की मूल विषय वस्तु है उसको हम पेट्रार्क की रचनाओं में भी पाते हैं। तत्पश्चात हम बोकासियो जो इतालवी लेखक हैं इनकी चर्चा करेंगे। इन्हें गद्य का पिता कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने सहज सरल भाषा में अपनी जनता के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी जो नवीन मूल्यों के वाहक थे। इन कुछ प्रमुख इटालियन साहित्यकारों का नाम लेने के पश्चात हम कुछ फ्रांसीसी लेखों का जस्ट नामोल्लेख करेंगे। फ्रायरसर्ट, विलो, रेवेलास, मोंते, ये सभी नवजागरण के विचारधारा के लेखक थे। इंग्लैंड में भी रेनेसां का काफ़ी प्रभाव रहा और उसके प्रभाव का समय था रानी एलिजाबेथ का युग। अगर आप देखें तो उस दौरान रेनेसां आता है और इसमें सबसे बड़ा जो नाम, पहला नाम आता है वो है चौसर का, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उस समय के जनजीवन का बहुत ही सूक्ष्म और बहुत नज़दीकी से चित्रण किया है। जैसे उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है कैंटरबरी टेल्स। इसके अलावा जॉन कॉलेट, थॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन इत्यादि ये गद्यकार और पद्यकार रहे हैं जिनका लेखन रेनेसां की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम, जिस नाम से विश्व साहित्य के सभी परिचित हैं, जिसे हम विश्व कवि भी कहते हैं, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी अपनी रचना में नवीन मूल्यों को स्थान दिया था और ट्रेजेडी और कॉमेडी के माध्यम से मानव जीवन की सामान्य चिंता से लेकर विशिष्ट चिंता तक की बात उन्होंने की थी। तो ये जो प्रमुख बातें थी ये वैश्विक स्तर पे नवजागरण या रेनेसां को लेकर थी। इस रेनेसां का प्रभाव भारतीय नवजागरण के पर भी पड़ा। अंग्रेज़ों के आने के बाद, विशेषकर 1757 के बाद से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूरी तरह से भारत पर उनका कब्ज़ा हो गया और उनकी विचारधारा और उनका साहित्य धीरे धीरे हमारे देश में प्रवेश करने लगा, तो वहाँ उनके मूल्य भी हमारे चिंतन को प्रभावित करने लगे। वैज्ञानिक सोच, चिंतन की प्रणाली, विवेकशीलता, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण ये चीज़ें आती हैं और भारतीय नवजागरण का एक स्वरूप घटता है। और कई लोग, अगर हम भारतीय नवजागरण की बात करें तो भारत में जागरण का इतिहास कई लोग भक्ति काल से भी जोड़ते हैं, क्योंकि भक्ति काल के दौरान भी, उस मध्य युग में भी एक जागरण का काल आया था जिसमें हमने संकीर्ण धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा था। कवियों की भाषा अभिजात्य को छोड़कर जनभाषा से जुड़ी थी, समानता का मूल्य इत्यादि स्थापित किए गए थे। लेकिन उस जागरण की तुलना हम नवजागरण, आधुनिक नवजागरण से नहीं कर सकते, क्योंकि नवजागरण के केंद्र में मनुष्य है, जबकि भक्ति काल का जो जागरण था या आंदोलन था उसके केंद्र में धर्म और आध्यात्म था। और इन दोनों के मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर हम देख पाते हैं। एक के केंद्र में भावना और आध्यात्मिकता थी, दूसरे के केंद्र में बौद्धिकता। अगर भारतीय नवजागरण की बात करें तो भारत में नवजागरण की शुरुआत बंगाल से होती है। सन 1814 से भारत में नवजागरण का आरंभ माना जा सकता है और इसके केंद्र में जो नाम है वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवजागरण के अग्रदूत के रूप में हम देखते हैं और उनका प्रभाव पूरे भारतीय चिंतन प्रणाली पर पड़ा। राजा राम मोहन राय की विशिष्टता ये रही है कि उन्होंने जो भी अच्छा और सार्थक था वो स्वीकार किया, चाहे वो विदेशी विचार हो अथवा भारतीय विचार हो। राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने के क्रम में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उस ब्रह्म समाज का काफ़ी प्रभाव बंगाल में रहा। हम जानते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर उससे जुड़े रहे और विद्यासागर भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी उनसे संपर्क रहा और धर्म की, हिंदू धर्म की जो संकीर्णताएं थी उससे मुक्त करने में
राजा राम मोहन राय के इस समाज ने काफ़ी काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में भाषाओं में आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। हिंदी में ही नहीं बल्कि भारत में पत्रकारिता के जनक के रूप में भी राजा राम मोहन का नाम लिया जाता है। बंगदूत उनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी, जो हिंदी में, फारसी में और बांग्ला में और अंग्रेज़ी में 4 भाषाओं में निकलती थी। राजा राम मोहन राय ने अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से भारतीय समाज को परिवर्तित किया। उन्होंने मानवीय विवेक की शक्ति को महत्व दिया। आधुनिक शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। सती प्रथा का विरोध हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय ने किया, और सती प्रथा को गैर कानूनी बनाने में उनका महत्वपूर्ण हाथ है। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा का विरोध किया। तो नवजागरण के जिन मूल्यों को हम आगे चलकर हिंदी क्षेत्र में पनपता हुआ पाते हैं, उसके सारे बीज हमको राजा राम मोहन राय में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं नवजागरण के विचारधारा के पोषक के रूप में। एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रानाडे का, जिन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की और धार्मिक सुधार का प्रयास किया। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया, वैज्ञानिक जीवन दृष्टि का समर्थन किया। साथ ही हम दयानंद सरस्वती को भी याद करेंगे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और प्राचीन महान वैदिक मूल्यों को पुनः नए युग के अनुरूप सार्थक बनाकर हमारे समक्ष रखा और भारतीयता को अपनी पहचान बनाने की बात कही। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर की सारी विकृतियों को दूर करके एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और आधुनिक धर्म की अवधारणा हमारे समक्ष रखी। ये जो सारे संस्थान थे, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, इन सब ने सामाजिक और इन संस्थानों ने धर्म के साथ ही सामाजिक आचरण को भी परिवर्तित करके एक नए आदर्श समाज की कल्पना हमारे सामने रखी, जिसमें रूढ़ियाँ नहीं हो, जिसमें संकीर्णताएं नहीं हो। नवजागरण के इन अग्रदूतों ने शिक्षा में सुधार और समाज में सुधार का प्रयास एक साथ किया और स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया। नवजागरण आंदोलन के केंद्र में हम स्त्री मुक्ति के प्रश्न को भी देखते हैं और स्त्री की मुक्ति के इस आंदोलन में विविध प्रकार से इन लोगों ने सहयोग किया। जाति प्रथा का विरोध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है भारतीय नवजागरण का, क्योंकि जाति प्रथा विशेषकर भारतीय संदर्भ में एक बहुत बड़ी रूढ़ि है जिसको अभी तक हम नहीं तोड़ पाए हैं और इसे तोड़ने का प्रयास मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में भी हुआ और नवजागरण में भी वो प्रयास पुनः होता है। स्त्री शिक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन होता है जिसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो विद्यासागर का आता है। विद्यासागर ने बेथुन कॉलेज की स्थापना की। यही नहीं, वो बंगाल के गांव के विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर छोटे छोटे स्कूलों की उन्होंने स्थापना की, स्त्री ताकि लड़कियां पढ़ सकें, सुशिक्षित हो सकें और उनका सारा जीवन स्त्री उद्धार में गया। विधवा विवाह के लिए उन्हें समाज ने कई प्रकार से अपमानित किया या हिंदू समाज ने उन्हें विधर्मी घोषित किया, लेकिन वो लगातार लड़ते रहे और बहुत हद तक उन्होंने प्रयास किया कि विधवा को, विशेषकर बाल विधवाओं को विवाह करने का अधिकार दिया जा सके। इसी क्रम में हम केशव चंद्र सेन का नाम लेंगे। उन्होंने भी राजा राम मोहन राय की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बंगाल से बाहर चलें तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने एक साथ दलित यानी जाति प्रथा का विरोध करते हुए काम किया, साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का भी काम किया। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज के विरोध के बावजूद दलितों के लिए स्कूल खोले, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए की शिक्षा का प्रबंध किया। इनका अवदान अदम्य है और उसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसी तरह केरल में नारायण गुरु का नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में जाति प्रथा का विरोध करते हुए शिक्षा, सम्मान और स्त्री के विकास के लिए प्रयास किया। इस तरह हम देखते हैं कि नवजागरण के इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में नए मूल्यों, तर्कपूर्ण मूल्यों और कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों को महत्व दिया गया और इन मूल्यों को जनता तक प्रसारित करने के लिए बहुत सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। बंगदूत का हमने नाम लिया। उस पूरे काल में आप देखेंगे प्रत्येक
जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, वे किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े हुए थे, उसमें उनके लेख छपते थे ताकि जनता तक उनके विचार प्रसारित हो सके। नवजागरण ने तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक चिंतन को बहुत महत्व दिया। धर्म को मानव जीवन के केंद्र से हटाकर लौकिक हितों को, यानी मनुष्य की रोजमर्रा की जरूरतों को केंद्र में रखा गया। नवजागरण की बात अगर हम करें तो नवजागरण एक अखिल भारतीय आंदोलन था, अर्थात यह पूरे भारतीय स्तर पे इस आंदोलन को देखा गया। उस विचारधारा का प्रभाव सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि सबसे पहले तो बांग्ला साहित्य पर, फिर मराठी साहित्य पर, फिर दक्षिण भारतीय भाषाओं में और अंततः हम हिंदी साहित्य पर भी उसका प्रभाव देखते हैं। तो समस्त भारतीय भाषाओं में नव चेतना का संचार करने में नवजागरण का महत्व है। नवजागरण ने हमें सामाजिक तौर पर बदला, हमें मानसिक तौर पर बदला, हमें धार्मिक तौर पर बदला, साथ ही साथ हमारी जो अपनी पहचान थी भारतीय के रूप में, वह पहचान भी नवजागरण के द्वारा हमें मिलती है। इस तरह नवजागरण ने हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना का भी विकास किया। हमें ये समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार विदेशी आकर लगातार हम पर शासन करते रहे हैं और हम लगातार पददलित होते रहे हैं। तो अपने आत्मसम्मान, अपनी चेतना को विकसित करके राष्ट्र और देश प्रेम की बात भी इस आंदोलन ने की। जब ये नवजागरण के अग्रदूत अपनी पत्रिकाएं निकालते थे तो उसमें देशभक्ति की भी बात होती थी, जिस कारण से इन रचनाओं पर अंग्रेज बार बार प्रतिबंध लगाया करते थे। तो हम इसका सीधा संबंध, नवजागरण का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर भी देख सकते हैं। तो एक स्वाधीनता की चेतना भी भारतीय नवजागरण ने भारतीयों के भीतर भरी। आइए अब हम हिंदी नवजागरण की बात करें। हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण थोड़े देर से आता है और कह सकते हैं कि बंगाल के प्रभाव स्वरूप आता है, और वह उसकी शुरुआत हम 1857 के बाद ही मान सकते हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो समाज सुधार का आंदोलन होता है उसे रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण कहते हैं। वो पूरे हिंदी बेल्ट को लेते हैं और कहते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र का आंदोलन है, जिसमें यद्यपि भारतीय या बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण से उसका स्वरूप अलग रहा है, क्योंकि बंगाल के पास अपने ऐसे अग्रदूत थे, ऐसे सामाजिक राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, जिन्होंने अपनी जनता से जुड़कर काम किया और वह चेतना उन तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी यह जनता के से जुड़ा हुआ आंदोलन था, जबकि हिंदी क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर यह आंदोलन उस प्रकार प्रखर रूप से नहीं आता है, साहित्य के स्तर पर आता है। तो ये जो आंदोलन है उसे, या ये विचारधारा जो थी नवजागरण की, नवीन चेतना की, उसे हिंदी समाज अपने साहित्यकारों के माध्यम से अपने तक उन तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए उस तरह से नवजागरण यहाँ सफल नहीं होता हिंदी क्षेत्र में जिस तरह से बंगाल में होता है। यानी साहित्य में तो आंदोलन नवजागरण आता है, लेकिन समाज में उस प्रकार का नवजागरण हम नहीं देख पाते। भारतेंदु का नाम निश्चित रूप से लिया जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हमारे हिंदी क्षेत्र के नवजागरण के अग्रदूत थे और बंगाल से उनका बहुत सीधा संबंध था। विद्यासागर से उनकी मुलाकात थी, वो कलकत्ता आते थे तो उनके घर पे ही ठहरते थे, और बंगाल की इस प्रगतिशील नवीन चेतना से उनका बहुत गहरा रिश्ता था और वहाँ से इस विचारधारा को लेकर वह हिंदी क्षेत्र में आते हैं। तो हिंदी नवजागरण की शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग से होती है। हिंदी क्षेत्र में बंगाल और महाराष्ट्र की तरह सामाजिक नेता तो नहीं हुए हैं, यद्यपि हिंदी क्षेत्र में सर सैयद अहमद खां जैसा एक व्यक्ति आता है जो कि मुस्लिम समाज में नवजागरण के मूल्यों को, शिक्षा को, आधुनिक चेतना को स्थापित करता है, किंतु उनका प्रभाव हिंदी भाषी हिंदू जनता पर उतना नहीं पड़ता है। भारतेंदु ने साहित्य को माध्यम बनाकर समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया और उन सारे मूल्यों को, जिसकी बात हमने अभी भारतीय नवजागरण के संदर्भ में की है, वे सारे मूल्य यहाँ भी हमें साहित्य में दिखाई देते हैं। भारतेंदु और भारतेंदु के युग के उनके मंडल के जितने साहित्यकार हैं, यही नहीं, इस नवजागरण का प्रभाव हम बहुत दूर तक छायावाद तक भी पाते हैं। अगर रामविलास शर्मा का नाम ले तो आलोचक रामविलास शर्मा कहते हैं कि नवजागरण की को हम हिंदी साहित्य में 3 चरणों में विवेचित करके देख सकते हैं।
पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा निराला वो कहते हैं। अर्थात देखें तो छायावाद तक यह नवजागरण का प्रभाव जाता है। और अब हम बहुत संक्षेप में ये देख लें कि नवजागरण के क्या परिणाम हमें साहित्य में, जीवन में, विशेषकर हिंदी क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो नवजागरण के परिणाम के तौर पे अगर देखें तो सबसे पहले तो नवजागरण ने भारत में और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी नवीन चेतना का प्रसार किया। यह नवीन चेतना वैज्ञानिक चेतना थी, यह नवीन चेतना विवेकपूर्ण चेतना थी। यह चेतना हमें अधिक से अधिक मनुष्य और मानवतावादी दृष्टिकोण से संपन्न करती थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही नवजागरण की वह है कि इसने भारतीय जनता के भीतर, हिंदी भाषी जनता के भीतर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के प्रति सजगता, अपने प्राचीन मूल्यों के प्रति गर्व का भाव और अपनी रूढ़ियों से मुक्त करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नवजागरण ने विकसित किया। जातीय संकीर्णता में कमी आई, अर्थात यह जाति पाति, छुआछूत इत्यादि जो संकीर्ण मूल्य थे, इन मूल्यों को तोड़ने, ध्वस्त करने या कुछ हद तक कम करने में नवजागरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी नवजागरण के जो अग्रदूत रहे हैं, भारतेंदु मंडल के जो सदस्य रहे हैं, उन सब ने इन संकीर्णताओं से मुक्त हो करने के लिए लगातार अपील की, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। पत्र पत्रिकाओं की भी परंपरा जो है ये नवजागरण की देन रही है। इस काल ने नवजागरण ने हमारे भीतर अतीत के प्रति एक संतुलित आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की, यानी हम अतीत पर मुग्ध नहीं बल्कि अतीत के अच्छे मूल्यों को स्वीकृत और उसके संकीर्ण या रूढ़िग्रस्त या मृत मूल्यों को त्यागने के लिए तैयार हुए। इसके साथ ही जो अपने अतीत के प्रति आलोचनात्मक होता है वह निश्चित रूप से अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टि रख सकता है। तो नवजागरण ने एक सुनहरे भविष्य का सपना भी दिखाया। श्रद्धा और विश्वास के स्थान पर तर्क और विवेक ही इस युग के साहित्यकारों की कुंजी थे और उन्होंने हर प्रकार की विचारधारा को तभी स्वीकार किया जब वह तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाता था। धर्म की नई विवेकपूर्ण व्याख्या हम इस युग में पाते हैं। नवजागरण ने हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात किया। जिन धार्मिक विश्वासों के पीछे कोई तर्क नहीं था, जिन धार्मिक विश्वासों के पीछे क्रूरता की विचारधारा थी, उन सब को त्यागने के लिए भारतीय जनमानस को तैयार किया गया। विविध प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आई, जिसमें हम रामकृष्ण परमहंस का नाम ले सकते हैं, विवेकानंद का नाम ले सकते हैं, हम आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज के कार्यों को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवजागरण की जो विचारधारा है उसने हिंदी साहित्य के प्रथम काल से लेकर छायावाद तक के, यानी 1940 या 35-36 के आसपास तक अपना बहुत गहरा प्रभाव रखा। यानी भारतीय साहित्य ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की रूपरेखा को गढ़ने में नवजागरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद।